नमस्कार, मैं बलवान सिंह। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 1 के चौथे अध्याय लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं को बताने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि मेरी द्वारा बनाई गई वीडियो आपको सही समय पर मिल सके। शुरू करते हैं। अध्याय 4, लोकतांत्रिक सरकार का मतलब। लोकतांत्रिक सरकार का मतलब है लोग अपने ऊपर स्वयं शासन करते हैं, यानी लोग खुद पर ही शासन करते हैं। लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य विषय यह है कि लोग स्वयं कानून बनाएं। और ये कानून वो कैसे बनाएं? ये कानून वे निर्वाचित सदस्यों द्वारा, यानी जिनको चुनाव में हम जिताकर भेजते हैं, वे निर्वाचित सदस्य, उनके द्वारा ये बनाए जाते हैं कानून। तो ये कानून निर्वाचित सदस्यों द्वारा बनाया जाता है। उम्मीदवार लोगों द्वारा चुने जाते हैं। उम्मीदवार का चयन चुनाव द्वारा किया जाता है। लोग अपने लोकतांत्रिक सदस्य का चयन करते हैं। सभी वयस्क व्यक्ति अपना मतदान करते हैं। तो चुनाव में जो भी व्यक्ति खड़े होते हैं उनको उम्मीदवार कहते हैं, और उसके लिए एक चुनाव प्रक्रिया होती है, वोट डाले जाते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं, जिस पार्टी के उम्मीदवार को, चाहे वो निर्दलीय है या किसी पार्टी का है, तो वो जनता का अब प्रतिनिधि बन जाता है। और इसका चयन वो केवल वयस्क व्यक्ति अपना मतदान यानी अपना वोट करके ही करते हैं। तो वयस्क की परिभाषा भारत के अंदर 18 वर्ष का व्यक्ति, 18 वर्ष या उससे ज़्यादा उसको वोट बनवाने का अधिकार मिल जाता है और वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। तो उसको हम कहते हैं वयस्क। वयस्क मताधिकार का मतलब भी यही होता है कि एक व्यक्ति जो अपनी उम्र 18 या उससे अधिक पार कर लेता है तो उसको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है और वह मतदान कर सकता है। महिलाओं का मतदान आंदोलन क्या है? प्रथम विश्व युद्ध के समय महिला मतदान आंदोलन चला। पहले जो महिलाएं हैं उनको मत डालने का अधिकार नहीं था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा आंदोलन था जिसके बाद महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला था। प्रथम विश्व युद्ध के समय महिला मतदान आंदोलन चला। इस आंदोलन को महिलाओं के मतदान आंदोलन के रूप में जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। सफ्रेज का मतलब वोट देने का अधिकार। प्रथम विश्व युद्ध के समय महिलाएं कारखानों में काम करती हैं, इसलिए उन्हें पुरुषों के बराबर माना जाने लगा और अंत में महिलाओं को अपनी मतदान शक्ति मिली। 1920 में अमेरिकी महिलाएं अपनी मतदान शक्ति प्राप्त करती हैं और दूसरी ओर 1928 में ब्रिटिश महिलाएं अपनी मतदान शक्ति प्राप्त करती हैं। तो यहाँ पर मुख्य बात क्या आई कि मतदान आंदोलन कब चला? प्रथम विश्व युद्ध के समय। महिलाओं का मतदान आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के समय चला। अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है वोट देने का अधिकार। प्रथम विश्व युद्ध के समय महिलाएं कारखानों में अब पुरुषों के बराबर काम करने लगती हैं और 1920 में महिलाओं को मतदान करने की जो शक्ति है वो प्राप्त हो जाती है। सबसे पहले अमेरिका में 1920 में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिलता है। उसके बाद 1928 में ब्रिटिश महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला। लोकतांत्रिक सरकार का प्रमुख तत्व। रंग भेद के खिलाफ अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस का संघर्ष। रंग भेद यानी
काले और गोरे के अंदर जो है भेदभाव होना रंग को लेकर। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस ने रंग भेद के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व करने वाले लोगों के एक समूह को शामिल किया और सबसे प्रसिद्ध नेता नेल्सन मंडेला ने कई वर्षों तक रंग भेद प्रणाली से लड़ाई लड़ी। अंततः वे सफल हुए और वर्ष 1994 में दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन गया। यानी अफ्रीका जो है एक लोकतांत्रिक देश नहीं था, वहाँ पर रंग भेद को लेकर बहुत ज़्यादा जो है लोगों के अंदर भेदभाव होता था और जिसके खिलाफ जो है अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक जो है इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया, जिसका प्रसिद्ध नेता था नेल्सन मंडेला। और अंततः 1994 में दक्षिण अफ्रीका एक जो है लोकतांत्रिक देश बन गया, जैसे भारत है। एक चयनित प्रशासन के लिए अवधि, अवधि का मतलब होता है एक समय, जो है एक समय की लेंथ या टाइम जो है पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 2 साल उसको हम समय की अवधि कहते हैं, जैसे 5 साल 10 साल या 5 दिन, तो ये एक अवधि हो जाती है। तो इसकी चयनित प्रशासन अर्थात जो हम चुनाव करके जो भी सरकार बनाते हैं या जो भी प्रशासनिक जो सरकारें बनाते हैं, तो उसके लिए एक अवधि निश्चित होती है हर सरकार की, इतनी अवधि तक ये सरकार काम करेगी, उसके बाद फिर चुनाव होगा। सभी सरकारें निश्चित अवधि के लिए चुनी जाती हैं। भारत में यह अवधि जो है 5 वर्ष है। भारत में जो है 5 वर्ष के बाद चुनाव हो जाते हैं। एक सरकार जो है वो 5 वर्ष काम करती है, उसके बाद दोबारा फिर चुनाव होता है, ताकि लोग जो है अब जो है अपनी पसंद के उम्मीदवारों को भेज सके। पहले हो सकता है उनसे कुछ गलतियां हुई हो, उन्हें गलत जो उम्मीदवार भेजे आगे, जो उनके प्रतिनिधि थे वो काम नहीं करा पाए, तो उनको वो अब जो है बदल भी सकते हैं, अपनी पसंद का और भी अलग कोई व्यक्ति को चुन सकते हैं। तो इसलिए एक अवधि होती है। भारत में ये अवधि जो है 5 वर्ष है। हर 5 वर्ष बाद भारत में चुनाव होता है, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो। एक बार चुनी हुई सरकार केवल उस अवधि के लिए सत्ता में रह सकती है। अगर वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं तो उन्हें लोगों द्वारा फिर से चुना जाना चाहिए। यानी अगर कोई सरकार, जिन्होंने सरकार बनाई है, तो अगर वे दोबारा सरकार बनाना चाहते हैं तभी बना सकते हैं, यदि लोग दोबारा उनको चुने। यह वह क्षण है जब लोग लोकतंत्र में अपनी शक्ति का एहसास कर सकते हैं। इस तरह सरकार की शक्ति नियमित चुनाव तक सीमित हो जाती है। यानी सरकार अपनी मर्जी से आगे नहीं बढ़ सकती, वो एक नियमित रूप से चुनाव के माध्यम से उसको गुजरना ही पड़ेगा। चुनाव प्रक्रिया में कैसे लोग सरकार के प्रति अपने विचार व्यक्त करते हैं, यानी लोग विचार कैसे प्रकट करते हैं किसी सरकार के प्रति। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं कि सरकारें समझती है कि उन्हें क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इनमें धरने, रैलियां, हड़तालें और हस्ताक्षर अभियान शामिल हैं। अनुचित और अन्यायपूर्ण चीज़ें भी सामने लाई जाती हैं। समाचार पत्र, पत्रिकाएं और टीवी भी सरकार के मुद्दों और जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में एक भूमिका निभाते हैं। लोगों के भाग लेने का एक और तरीका खुद को सामाजिक आंदोलनों में संगठित करना, जो सरकार और इसके कामकाज को चुनौती देना चाहते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य, दलित, आदिवासी, महिलाएं और अन्य अक्सर इस तरीके से भाग लेने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर जो बात बताई है कि लोग सरकार के प्रति अपने विचार कैसे प्रकट करते हैं, वो जो है कई तरीके हैं, जिसमें धरने, रैलियां, हड़तालें, हस्ताक्षर अभियान शामिल हैं। अगर कोई बात अनुचित है, गलत है या अन्यायपूर्ण अगर चीज़ें हैं तो उनको सामने लाने के लिए जो है इनका प्रयोग किया जाता है। या समाचार पत्र, पत्रिकाओं और टीवी भी जो है सरकार के मुद्दों और जिम्मेवारियों पर चर्चा करते हैं।
लोग जो है खुद भी कोई सामाजिक आंदोलन का संगठन एक बना लेते हैं जो सरकार और उसके कामकाज को चुनौती देना चाहते हैं। इनमें जैसे अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य, दलित, आदिवासी महिलाएं और अन्य अक्सर इन तरीकों से भाग लेने में सक्षम होते हैं। संघर्ष को हल करने की ज़रूरत है। संघर्ष अक्सर हिंसा और मौत का कारण बन सकता है, क्योंकि एक समूह यह तय करता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल प्रयोग करना सही है। अर्थात रोकने के लिए बल प्रयोग करना का मतलब है कि हथियारों का प्रयोग करना या लाठी डंडों का प्रयोग करके उनको रोकना। जब लोग अलग अलग संस्कृतियों के धर्म, क्षेत्रों या आर्थिक पृष्ठभूमि को एक दूसरे के साथ नहीं मिलते हैं, या जब उनमें से कुछ को लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो विश्वासघात होता है। लोग अपने मतभेदों को निपटाने के लिए हिंसक साधनों का उपयोग करते हैं। यह एक क्षेत्र में रहने वाले अन्य लोगों में भय और तनाव पैदा करता है। संघर्षों को सुलझाने में सरकार जिम्मेदार है। अर्थात ये जिम्मेदारी किसकी है कि संघर्षों को कैसे सुलझाया जाए, उसका काम है सरकार का, और उसको सुलझाने के लिए सरकार द्वारा उचित कदम उठाए जाते हैं। समानता और न्याय। लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख विचारों में से एक समानता के लिए अपनी प्रतिबद्धता है। अर्थात सरकार जो है वो समानता को अपनाए रखने के लिए किसी प्रकार का, किसी भी समाज में या लोगों में किसी प्रकार के भेदभाव को नहीं मानती। अर्थात एक समानता का विचार जो है प्रमुख रूप से एक लोकतांत्रिक सरकार का होना चाहिए, जिसके लिए सरकार प्रतिबद्ध भी होनी चाहिए। अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत व्यवहार को अब कानून द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। लोगों के इस समूह को शिक्षा से वंचित रखा गया, यहाँ तक कि प्रार्थना करने का भी मौका नहीं दिया। सरकार ने भी कदम उठाया कि स्कूल या कॉलेजों में लड़कियों की फीस माफ या कम की जा सकती है। तो ये थे लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, 8 के मुख्य बिंदु, मुख्य बातें थी जो मैंने आपको बताई। एक बार फिर अगर आपको बातें समझ में आई हों और ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।